रशिया यूक्रेन को वार को लेकर लोगों की ये उत्सुकता है कि आफ्टरऑल इसमें हो क्या रहा है, और ये जो लड़ाई है जिसमें एक्चुअली एक स्टेलमेट अभी आया हुआ है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स लेने पड़ेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आफ्टरऑल रशिया क्या कर रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि यूक्रेन और उसके जो सपोर्टर्स हैं नाटो और वेस्टर्न ब्लॉक वो क्या कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरीके से साइड ले रहा है, किस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर पुतिन या रसिया क्या स्टेप्स ले रहा है इस लड़ाई को जीतने के लिए। रसिया के पास या पुतिन के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इस लड़ाई से विड्रॉ कर लें या फिर इस लड़ाई को वो हार जाएं। तो कर क्या रहे हैं वो? पहली बात तो वो अपनी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहे हैं। अभी जो रशिया की टोटल डिफेंस फोर्सेज हैं वो 10 लाख के लगभग हैं, उनको वो 15 लाख करने जा रहे हैं। अब 15 लाख जब वो रेज करेंगे तो उसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी वो रेज कर रहे हैं। दूसरा जो स्टेप रशिया ले रहा है वो ये कि अपनी जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उनके पास, उनका वो मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। और पुतिन का एक्चुअली एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रॉब्ली रशिया के सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। अब इसको अगर आप कोरिलेट करें तो सूनर और लेटर या इन द पास्ट आल्सो आपने देखा होगा कई बार पुतिन हिंट देते हैं कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो थ्रेट है रशिया का, ये वो एक्चुअली एक एम्बिगुटी में उन्होंने डाला हुआ है, बाकी दुनिया को डाला हुआ है, खुद वो एम्बिगुटी में है कि नहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें पुतिन बड़े क्लियर माइंडेड नजर आए हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो ग्राउंड फोर्सेज हैं रशिया की वो इतना ढंग से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तीसरा जो मेजर स्टेप इस टाइम पे रसिया ले रहा है वो ये है कि एक वो शिप, वारशिप एक्चुअली तैयार कर रहा है, और ये जल्दी हो जाने वाला है। इसमें जो उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिरकोन, उससे ये लैस होगा, उससे ये इक्विप्ड होगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक नई आईसीबीएम रसिया तैयार कर रहा है, सरमट ये उसका नाम है। और ये जो आईसीबीएम है ये किसी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस को भेदने के लिए पर्याप्त है। तो ये 4 या 5 मेजर स्टेप हैं जो रसिया ले रहा है और अपने लेवल पे। और उसके अलावा जो उसके जो एलीज हैं, यानी कि आप देखें तो नॉर्थ कोरिया है या फिर चाइना है या फिर ईरान है या फिर सर्बिया है या फिर बेलारूस है, ये जितने भी उसके एलीज हैं ये भी तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी लेवल पे कि हाँ रसिया को वो मैक्सिमम सपोर्ट कर सकें। इसमें ऑब्वियसली ईरान का जो सपोर्ट है इस टाइम पे बहुत क्लियर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, क्योंकि काफी ये जो लड़ाई है वो ड्रोन्स की हेल्प से लड़ी जा रही है, और सरप्राइजिंगली जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यूक्रेन और जो उसके एलीज हैं, वेस्टर्न ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली यूएसए की मैं बात कर रहा हूं, वो किस तरीके से यूक्रेन की हेल्प का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है उसमें प्रेसिडेंट बिडेन ने उनको 4 to 5 मिलियन डॉलर्स की एक हेल्प है और 1.75 बिलियन डॉलर्स की दूसरी हेल्प है। जब से बिडेन आए टोटल जो हेल्प अभी तक यूक्रेन को हुई है उसकी जो वैल्यू है वो 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये एक लेटेस्ट इनिशिएटिव है। अब इसमें बाकी सब तो वेपन्स हैं, हाइमर्स भी हैं, उनका एम्यूनिशन भी है, आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स भी हैं, आर्टिलरी एम्यूनिशन भी है 155 mm का, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स भी हैं, ये सब तो है। लेकिन इसके अलावा एक वेपन उन्होंने और इसमें अभी इंक्लूड किया है, एंड दिस इंक्लूड्स द ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, GLSDB। अब इसके साथ जो क्रिटिकलिटी है वो ये है कि इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर्स की है। ये पहली बार यूक्रेन में दिया जाएगा। ये एक्चुअली वेपन या जो बॉम्ब जब इसके पास आएगा यूक्रेन के पास, जो कि एक्चुअली हाइमर से लॉन्च होने वाला है, तो हाइमर्स तो ऑलरेडी उनके पास हैं, तो इसके बाद यूक्रेन के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो कहां हिट कर सकता है, क्रीमिया में हिट कर सकता है, डोनबास में हिट कर सकता है। इनफैक्ट अगर वो चूज करना चाहें तो रशिया की जो सप्लाई लाइन है, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू दैट,
रशिया की सप्लाई लाइन जो कि डॉनबास की तरफ से आ रही है, यानी कि ईस्टर्न वेस्टर्न रशिया की तरफ से और ईस्टर्न यूक्रेन में जो आ रही है, उसको भी वो हिट कर सकते हैं एज फार एज दिस पर्टिकुलर वेपन इज कंसर्न। अब इसमें जो सबसे बड़ा, ये तो एक इश्यू हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा, जो अगर आप देखो, यूक्रेन इज ऑलरेडी अश्योर्ड ऑफ जर्मन लियोपोल्ड टैंक्स, मतलब नंबर 1, नंबर 2, और इसके अलावा यूएस से भी M1 अब्राहम टैंक्स उनको दे रहा है। अब ये एक्चुअली बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये जो वेपन्स हैं, जो वेपन्स हैं, ये एक्चुअली स्टेट ऑफ द आर्ट है। लियोपोल्ड इज सपोज टू बी द बेस्ट टैंक अवेलेबल इन यूरोप, यानी कि रशिया के पास जो टैंक्स हैं, तो वो भी लियोपोल्ड के मुकाबले कहीं पे स्टैंड नहीं करता। M1 अब्राहम के आने में टाइम लगेगा, लेकिन जर्मनी की कंडीशन ये थी कि जब तक यूएस से उनको टैंक्स नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे। ऑलमोस्ट 100 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के पास आने हैं। टाइम लगेगा, इसमें 3, 4, 5 महीने लगेंगे। आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने कुछ पहले से एक्शन लिया हुआ है, क्रू की ट्रेनिंग का, ऑपरेशंस का, मेंटेनेंस का, ये सब चीजें आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए बहुत क्लियर हो जाती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन ये तैयारी किए बैठा है। जब ये टैंक्स यूक्रेन के पास आ जाएंगे, तो इसमें एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, और पुतिन ने एक्चुअली कही है ये बात कि हमें एक बार फिर लियोपार्ड का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने स्टालिनग्राड का घेराव किया था, तो उस टाइम पे भी आप देखो तो पूरा जो वॉरफेयर था, ऑफ कोर्स उस जमाने में जो टैंक्स थे इतने एडवांस नहीं थे, मगर एक लीगेसी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो एक्चुअली पुतिन लाइमलाइट में लाना चाह रहा है कि हमने उस जमाने में भी उनके टैंक्स का मुकाबला किया था और अभी भी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक्चुअली पुतिन वांट्स टू एम्फसाइज दैट पर्टिकुलर पॉइंट सो दैट रशियंस थोड़े से इस बात को नोट करें। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये जो लड़ाई है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, तो मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके चलता हूं। शुरू में यूएसए किस पोजीशन में था? यूएसए, ब्रिटेन और ये जो अलाइज की फोर्सेस थी, इन सबको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, ग्राउंड ट्रुप्स नहीं थे। वेपन्स दे रहा था, एम्यूनिशन दे रहा था, ट्रुप्स नहीं थे। ट्रुप्स कब आए यूएसए के डायरेक्टली, कब इन्वॉल्व हुए? जब पर्ल हार्बर हुआ। उससे पहले यूएसए ने ट्रुप्स कोई भी प्रोवाइड नहीं किए, हालांकि वो ब्रिटेन और उसके जो अलाइज कंट्रीज थे उन सबको वो सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट वो कंटिन्यू कर रहा था। अब आप इस लड़ाई की हालत को देखिए, आज क्या हो रहा है। रशिया एक तरफ है, यूक्रेन एक तरफ है। रशिया के साथ कौन है? ईरान है, नॉर्थ कोरिया, ये सब पोजीशंस ले चुके। चाइना है, चाइना ने भी एक पोजीशन ली है, काफी हद तक एम्बिगुअस पोजीशन है चाइना की, क्योंकि वो सैंक्शंस अवॉइड कर रहा है और इस तरफ से कह रहा है कि रशिया के साथ उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग विदाउट एनी लिमिट्स रिलेशनशिप है। विदाउट एनी लिमिट्स का तो मतलब साफ ही है कि वो साथ ही खड़ा है, लेकिन सैंक्शंस को अभी तक वायलेट नहीं किया। तो रशिया एक एक्चुअली पेसोपस में है कि चाइना उसको कितना सपोर्ट करेगा। इंडिया की पोजीशन थोड़ी दूसरी है। चाइना की पोजीशन एज फार एज द इन अलायंस विद रशिया, दे आर ऑन ए स्ट्रोंगर विकेट। साइमल्टेनियसली वेस्ट भी उन पे बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। अब इसमें एक कंट्री बड़ा क्रिटिकल है, और वो कंट्री कौन सा क्रिटिकल है? ईरान। ईरान ओपनली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जो ड्रोन वारफेयर में उसका एक अच्छा खासा रोल है। सेम नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इन एनी केस सैंक्शंस में है ही, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्थ कोरिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि चाइना को अगर कोई सप्लाई भेजनी है रशिया को, जो कि सैंक्शंस को वायलेट करती है और चाइना सैंक्शंस को अवॉइड करना चाहता है, तो वो ये काम नॉर्थ कोरिया के थ्रू कर सकता है और इजीली कर सकता है। कोई इसमें मेजर इशू नहीं। इस लड़ाई में अगर आप देखो, जो नाटो की भूमिका है वो बिल्कुल क्लियर कट है। इनफैक्ट पुतिन तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि इट इज रशिया वर्सेस नाटो। नाटो के ट्रुप्स ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन उसके अलावा इंटेलिजेंस सपोर्ट पूरा है, वेपन का सपोर्ट पूरा है। ऑफ कोर्स सपोर्ट कभी इतना ज्यादा नहीं हो सकता जिसमें यूक्रेन सेटिस्फाई हो जाए, बिकॉज यूक्रेन तो बार बार नए नए वेपन्स की डिमांड करता रहेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई में तो ऐसा होता ही है। नाटो के ट्रुप्स ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन जो मर्सिनरीज हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ग्राउंड पे हैं, और वो यूक्रेन के जो ट्रुप्स हैं उनको वो गाइड कर रहे हैं। अब
रशिया की तरफ से अगर आप देखें तो जो प्राइवेट आर्मी है वो रशिया की तरफ से भी डिप्लॉय हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट डोनबास रीजन में जो लेटेस्ट फाइटिंग हुई है उसमें आई थिंक दे कॉल इट ए वागनर ग्रुप, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। दो कंट्रीज बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे, एक तो जापान और दूसरा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आर्म्स की सप्लाई है, आर्म्स और एम्यूनिशन की सप्लाई में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आ रहा है। इनफैक्ट 155 mm हॉविट्जर के जो सेल्स हैं ऑलमोस्ट 1 लाख एक्चुअली उन्होंने सप्लाई किए हैं या फिर सप्लाई करने जा रहे हैं, और ये ऑर्डर एक्चुअली यूएसए ने दिया है और यूक्रेन को ये सप्लाई होने हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। जापान को अगर आप देखें तो अच्छा खासा पोटेंशियल है जापान का मिलिट्री पावर बनने का, सुपर पावर बनने का। इनफैक्ट सेम जर्मनी, जर्मनी और जापान आपको मालूम ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस हालत में वो थे, कितने स्ट्रांग थे। ऑफ कोर्स दे लॉस्ट, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो पोटेंशियल अभी भी है। रशिया की मेन वरी एक्चुअली अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर वो बेसिकली दो कंट्रीज हैं, एक तो फ्रांस और एक जर्मनी। अगर ये कंट्रीज एंटी रशियन पोजीशन में आ जाते हैं तो जो रशिया के रिसोर्सेज हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। और दूसरा ये जो कंट्री हैं, ऑफ कोर्स ब्रिटेन भी उनके साथ है, तो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ब्रिटेन तो सॉलिडली एंटी रशिया स्टांस लिए बैठा है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जर्मनी एक्चुअली बड़ा कीन नहीं था कि वो लियोपोल्ड टैंक जो है वो रशिया के अगेंस्ट में डिप्लॉय हों, लेकिन ऐसा हुआ। और ये जो दोनों कंट्रीज हैं, जर्मनी और फ्रांस की मैं बात कर रहा हूं, इनकी जीडीपी अच्छी खासी है, और अगर ये अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं जो कि वो कर रहे हैं यूक्रेन के फेवर में, तो वो रशिया के लिए अच्छा खासा डिटरेंट होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पुतिन वाज वेरी कीन कि किसी न किसी तरीके से जर्मनी उसके अगेंस्ट में ना आए, और जैसे ही लियोपोल्ड जो टैंक्स हैं उनको देने का डिसीजन हुआ यूक्रेन को, तो उसके बाद पुतिन ने एक बड़ी बिग स्टेटमेंट दिया कि किसी जमाने में हमने उनको फेस किया था तो अभी दोबारा फेस कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो अलाइनमेंट है ना कंट्रीज का, कि रशिया के फेवर में कौन है और यूक्रेन के फेवर में कौन है, ये अलाइनमेंट धीरे धीरे करके सामने आ रहा है, और ये अलाइनमेंट बढ़ता रहेगा, पोलराइजेशन बढ़ता रहेगा। अब मैं दो कंट्रीज की आपसे बात करना चाहूंगा। वार्सा पैक्ट का मेंबर था पोलैंड, और पोलैंड के अंदर जो पब्लिक मूड है वो एंटी रशियन लीगेसी का पार्ट है। इनफैक्ट ऑनेस्टली बोलूं तो जिन कंट्रीज में एक्चुअली रशियंस गए हैं वहां की जो जनता है वो रशिया के अगेंस्ट में हो जाती है। ये एक फैक्टर है, ये उनकी डीलिंग में प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बट ये सॉलिड प्रॉब्लम है कि रशिया जहां जहां गया है पब्लिक सपोर्ट उनको कभी नहीं मिला, पब्लिक उनके अगेंस्ट में हो जाती है। और पोलैंड के साथ भी यही है। पोलैंड एक्चुअली यूक्रेन को अगर सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में कोई कंट्री सबसे आगे है तो वो पोलैंड है। इनफैक्ट पोलैंड ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जर्मनी उसको ल्यूपोर्ड टैंक्स देने को ऑथराइज नहीं करता यूक्रेन को, तो बगैर जर्मन परमिशन के, क्योंकि एक्चुअली जो लेपर्ड है उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो जर्मनी है, और जर्मनी ये जो लेपर्ड टैंक्स है ये सब नाटो कंट्रीज के पास है, लेकिन उनको किसी और को देने के लिए जर्मनी की परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो पोलैंड ने तो यहां तक कह दिया कि हम बगैर परमिशन के भी यूक्रेन को लियोपोर्ड टैंक दे देंगे। ऑफ कोर्स जर्मनी फिर परमिशन दिया। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ये तो एक कंट्री हो गया। दूसरा है बेलारूस। अब बेलारूस जो है यूक्रेन से उसका बॉर्डर मिलता है। बेलारूस कंप्लीटली रशिया के इन्फ्लुएंस में है। आप कह सकते हैं कि छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज डोमिनेशन में है, रशिया के डोमिनेशन में है। और ये अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कभी रशिया को अगर उस साइड से मतलब नॉर्दर्न साइड आप कह सकते हो, नॉर्दर्न साइड से अगर कोई ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत पड़ी तो बेलारूस के थ्रू भी वो लॉन्च कर सकता है। तो बेलारूस भी उसके साथ ही है क्लोजली, यू नो, बिकॉज यहाँ पे तो ज्योग्राफी भी मिल रही है। ईरान और नॉर्थ कोरिया ये तो फिर भी दूर है, बेलारूस तो बिल्कुल वहीं पे बैठा है। तो इस लड़ाई में एक्चुअली एक बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान को लेके। आपको मालूम ही है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी में, 24 फरवरी को, तो 23 फरवरी को इमरान खान रशिया के अंदर थे। अब वो चाइना ने भेजा था कि खुद गए थे, गॉड नोज,
बट द फैक्ट ये कि अच्छी खासी बेवकूफ़ी भरी हरकत उन्होंने उस टाइम पे की थी, और काफ़ी हद तक एक्चुअली इमरान खान का जो अलाइनमेंट था वो चाइना और रशिया के साथ हो रहा था। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे और अगले दिन ही एक्चुअली वो ऑफेंसिव लॉन्च हो गया यूक्रेन के अंदर, तो बहुत बड़ा एक एक्चुअली इंटरनेशनल एम्ब्रेसमेंट हुआ पाकिस्तान का कि इनके प्राइम मिनिस्टर को यही पता नहीं, या फिर जब वो गए तो उनको कोई बहुत ढंग से लुक आफ्टर भी नहीं हुआ। और साथ में ये कि जब वो वहां पे थे, उनकी फिजिकली प्रेजेंस थी, तो उस टाइम पे ऑफेंसिव पुतिन ने लॉन्च कर दिया। तो अभी जो डेवलपमेंट है वो ये हो रहा है कि अभी पाकिस्तान अपनी साइड को स्विच ओवर कर रहा है। कैसे कर रहा है? इमरान खान तो चले गए, नई गवर्नमेंट आ गई। अब ये जो गवर्नमेंट है ये अमेरिका के करीब होने के चक्कर में है, और जो पाकिस्तान आर्मी है वो भी लगभग इसी लाइन को लेके चल रही है। ऑफ कोर्स इससे चाइना तो नाराज होना ही है, आयरन क्लेड ब्रदर्स हैं, मगर कितने आयरन क्लेड हैं ये तो कभी क्राइसिस होगा तो पता चलेगा। अब पाकिस्तान ने एक सप्लाई लाइन खोली है आर्म्स एम्यूनिशन के लिए यूक्रेन के साथ। यूक्रेन को आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है। ब्रिटिशर्स भी एक्चुअली सप्लाई लाइन को मेंटेन करने में, लाने ले जाने में उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं। तो पाकिस्तान का जो बेसिक पर्पज है वो किसी न किसी तरीके से ये है कि अमेरिका के साथ उसका अलाइनमेंट हो जाए। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान को इसी स्थिति में रखना है, यानी कि यूक्रेन के साथ उसकी जो सप्लाई लाइन है आर्म्स एम्यूनिशन की वो कंटिन्यू रखनी है, तो उस हालत में अमेरिका को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वहां पे सरीह ब्रदर्स का ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि इमरान खान आएगा तो ऑब्वियसली वो पोजीशन को चेंज कर लेगा। तो ये तो हुआ पाकिस्तान की पोजीशन। और आप देखो तो लड़ाई के अंदर, लड़ाई तो यूक्रेन और रशिया में हो रही है, बट फैक्ट ये है कि जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट है वो भी चेंज हो रहे हैं। ये नोट करने वाली बात। अब एक कंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोजीशन लेके बैठा है, वो कंट्री है इजराइल। इजराइल का यूक्रेन के साथ एक रिलेशनशिप जरूर है, नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के वो अपने आप में यहूदी हैं, जीव हैं, तो वो भी एक लिंक है। मगर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उनका प्रेसिडेंट का, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का जीव होने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता जब वो उनके इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोइंसाइड ना कर रहा हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इजराइल का जो बेसिक इशू है वो है नेचुरली सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यू नो ऑल दीज कंट्रीज। आफ्टर ऑल ये उनके चारों तरफ हैं। अरब्स को आप लगा लीजिए, टर्की को आप लगा लीजिए, ईरान, इराक एंड ऑल दैट। ईरान एक प्राइमरी कंसर्न है। अब ईरान रशिया के सपोर्ट में चला गया, नो डाउट। और इसराइल बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस बात को कि कौन कौन से ड्रोन्स वो रशिया को दे रहा है और कैसे उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। ये तो एक इशू हो गया। अब दूसरा इशू ये होगा कि सीरिया के अंदर जहां पे रशियन फोर्सेस बैठी हैं और पहले से बैठी हैं, इनफैक्ट रशिया में अगर असद का जो, सॉरी, सीरिया में अगर असद का रेजिम अगर किसी वजह से सस्टेन किया है तो वो बेसिकली रशियन हेल्प की वजह से किया है। सीरियन एयरफोर्स पीछे की तरफ है और जो एयर स्पेस है वहां पे वो रशिया कंट्रोल कर रहा है। तो इसराइल इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो रशिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को खराब करे। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड दैट इज द रीजन कि यूक्रेन की इतनी डिमांड के बाद, और आई एम श्योर कि यूएस से का भी प्रेशर होगा, अभी तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन तरफ से नहीं गया। और यूक्रेन की ये मुख्य शिकायत है, मेन कंप्लेन है इजराइल से। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सबके ऊपर रहते हैं। और जो कम्युनिटीज होती हैं, जो नेशंस होते हैं, जो सोसाइटीज होती हैं, वो अपने आप में सेल्फिश होती हैं, अपना इंटरेस्ट पहले देखती हैं। तो यू कैन नॉट ब्लेम इजराइल ऑन दैट। एज ऑफ नाउ it has refused to supply any weapon to Ukraine in spite of the fact that it is in US camp। हम सब लोग ये बात जानते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कवर करना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल ये एस्केलेशन कैसे हो सकता है। जब एस्केलेशन ऐसे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए वेपन्स की, एम्यूनिशन की, या फिर केमिकल वेपन्स लोग यूज करने से, वो ऑफ कोर्स टोटली निगेटिव साइड में है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स।
रशिया ने पिछली बार भी थ्रेटन किया था, अगर रशिया को लगेगा कि वो ये लड़ाई हारने जा रहा है, तो किसी के दिमाग में भी कोई डाउट नहीं है ग्लोबली कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। नो डाउट अबाउट दैट, वो कहे ना कहे, लेकिन ऑफ कोर्स वो एस्केलेशन का पार्ट होगा। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसमें ये भी आ रहा है कि जो यूक्रेन है वो भी केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये रिपोर्ट कितनी सच है। मारिया डुबोविकोवा, ये एक्चुअली रशियन है, दिस हैंडल इज बेसिकली रशियन हैंडल। तो इन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो केमिकल वेपन्स को यूज करना शुरू कर चुका और एटलीस्ट वन रशियन सोल्जर हैज डाइड। नाउ द पॉइंट इज कि वेदर दिस रिपोर्ट इज राइट और रॉन्ग, आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, बट फैक्ट ये है कि उन्होंने ट्विटर पे भी एक वीडियो डाला, जो मैं एक्चुअली आपको नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि वो जो वीडियो है वो काफी मतलब अच्छा सिनेरियो नहीं है। मतलब एक रशियन सोल्जर है जिसको केमिकल वेपन से वो एक्सपोज हुआ है, तो किस तरीके से उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए मैं वो वीडियो एक्चुअली आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं। अब ले लेते हैं दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पूरे इस गेम में। सबसे पहले चाइना। चाइना ने तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी लिमिट्स विद रशिया, ये उन्होंने ओपनली डिस्कस किया है। लेकिन साइमल्टेनियसली सैंक्शंस को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। एक भी चाइनीज कंपनी ऐसी नहीं है जो सैंक्शंस का वायलेशन कर रही हो। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। साथ में जो बैलून वाला इंसिडेंट हुआ है लेटेस्ट, ऑब्वियसली उसमें यूएसए ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दिया। तो ये एक्चुअली एक सिम्टम लग रहा है मेरे को एस्केलेशन का। ये एस्केलेशन का सिम्टम है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं और फिर आपको एक ट्विटर हैंडल दिखाता हूं मैं आपको, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल नाटो नाटो एक्चुअली अगर आप देखें तो बेसिकली यूरोप में ऑपरेट कर रहा है और इधर इंडो पैसिफिक है। नाटो का इंडो पैसिफिक से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन चूंकि चाइना रशिया के साथ है और रशिया यूरोप में जो कर रहा है वो सब आप लोग देख ही रहे हो, तो एक ऐसी सिचुएशन एक्चुअली डेवलप होगी जिसमें नाटो का इंडो पैसिफिक में रोल नजर आ रहा है। तो इस लड़ाई में चाइना रोल, चाइना फैक्टर अपने आप में धीरे धीरे करके जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी तो वो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ब्रिगेडियर महालिंगम अपने आप में बहुत ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल है ये एक्चुअली, इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो उन्होंने कहा कि जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है, नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी आपस में मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि जो दोनों का कोऑपरेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, यानी कि आप इंडो पैसिफिक और यूरो अटलांटिक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं। और ये एक्चुअली किसके अगेंस्ट में है? बेसिकली चाइना के अगेंस्ट में है। अब ओपनली कोई नहीं कहने वाला, बट फैक्ट ये कि इट इज लाइक दैट ओनली। अब जो दूसरा फिर आगे वो बढ़े, बैलून अफेयर। एंथोनी ब्लिंकन की एक विजिट थी चाइना के, मतलब ड्यू थी वो, और उसमें उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट से भी होनी थी, लेकिन इस बैलून अफेयर के बाद वो विजिट कैंसिल कर दी गई। ऑफ कोर्स बैलून को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया गया। नाउ आपको नहीं लगता ये जो सारा इशू बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है कि जो नाटो है या जो यूएसए फॉर दैट मैटर, यूएसए तो खैर एक ग्लोबल पावर है और इंडो पैसिफिक में पहले से ही वो एक्टिव था, लेकिन अभी वो नाटो भी इंडो पैसिफिक में एक्टिव होने जा रहा है। अब इससे जो ब्रिगेडियर महालिंगम ने कहा, अब इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है इंडिया का। क्वाड आप देख लीजिए या जो इंडो पैसिफिक में जो पावर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है या जापान है या फिर जो भी नेशंस हैं, इंडिया तो ऑफ कोर्स है ही। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो चाइना को अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिया से होती है। रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज वो यहाँ पे एक पावर है और हमारे पास एक्चुअली अंडमान निकोबार है, एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, और नेवल प्रेजेंस भी इंडिया की इंडो पैसिफिक में अच्छी खासी है। तो इंडिया को एक्चुअली अपना एक डिसाइड करना पड़ेगा। अब किस लेवल पे डिसाइड करते हैं वो तो देखने की बात है कि एस्केलेशन लेडर में ये लड़ाई कहां तक जाती है,
तब जाके इंडिया एक पोजीशन लेगा। अभी तो जो इंडिया ने पोजीशन ली हुई है साफ है, स्ट्रेटेजिक एम्बिगुटी भी कह सकते हो या स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी आप इसको कह सकते हो। तो ये पोजीशन इंडिया ने आज की डेट में ली हुई है। और ब्रिगेडियर महालिंगम का एक्चुअली कहना ये है कि सूनर और लेटर इंडिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको किस तरफ जाना है, एंड आई टोटली एग्री विद हिम। अब एक बार को बात कर लेते हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप की। दो तरह की डिपेंडेंस एक्चुअली अगर आप देखो तो इंडिया की है रशिया के ऊपर, एक तो आर्म्स और एम्यूनिशन की, और एक और भी है रशिया का चाइना के ऊपर अच्छा खासा लीवरेज है। और लीवरेज को है उसके अपने रीजन से, चाइना का भी है, म्यूचुअल एकोमोडेशन है, म्यूचुअल यू नो यूएस स्पेसिफिक एक अलायंस आप कह सकते हो उनका है। हालांकि एकदम मिलिट्री अलायंस तो नहीं है, और चाइना के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। पुतिन इज टू स्मार्ट टू डिपेंड ऑन चाइना, आई डोंट थिंक दैट विल बी ए पॉसिबिलिटी। मगर एक लीवरेज जरूर है रशिया का चाइना के ऊपर। और इंडिया का चूंकि अभी जो राइट नाउ जो फोकस है वो फोकस है बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो एक्चुअली इंडिया रशियन लीवरेज के थ्रू चाइना पे इन्फ्लुएंस अपना रखना चाहता है। और दूसरा जो मैंने बताया आर्म्स और एम्यूनिशन का, तो ये दो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से इंडिया जो है वो रशिया से अपनी रिलेशनशिप इंटैक्ट रखना चाह रहा है। जहां तक ऑयल गैस की बात है, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट, हमें सस्ती दरों पे वो दे रहे हैं, एंड वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट, एंड वी हैव बीन एबल टू मैनेज वेस्टर्न ब्लॉक रेजिस्टेंस ऑन दैट अकाउंट बिकॉज इट हेल्प्स अस। हमारी हेल्प होती है इसमें इकोनॉमिकली, इट्स ए बिग हेल्प, नो डाउट अबाउट दैट। बट फैक्ट ये है कि जहां तक इंटरनेशनल मार्केट की बात है, ऑयल गैस आप सऊदी अरब, इराक, जहां से जो हमारे ईरान ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं उनके थ्रू भी आप ले सकते हो। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पे मोर। दो फैक्टर जो मैंने आपसे बताए जहां पे मतलब रशिया का लीवरेज है हमारे ऊपर, उन दो फैक्टर्स में कोई भी चेंज आएगा, यानी कि आर्म्स एम्यूनिशन की हमारी डिपेंडेंस कम होगी, या फिर रशिया का चाइना के ऊपर लीवरेज कम होगा। और जैसे जैसे लड़ाई ये चलती रहेगी और रशिया मिलिटरली और इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा, तो जो रशिया चाइना की जो रिलेशनशिप की डायनेमिक्स है वो भी चेंज होगी, और रशिया का लीवरेज जो है चाइना के ऊपर कम होगा। इनफैक्ट चाइना का लीवरेज रशिया के ऊपर बढ़ सकता है। तो उस हालत में इंडिया को भी अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट होते हैं, बाकी चीजें तो सेकेंडरी होती हैं। अब मैं आता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, और वो फैक्टर है इंडिया यूएस रिलेशनशिप। इंडिया ने S-400 ली, टर्की नहीं मिली तो, लेकिन टर्की के साथ तो ऑब्वियसली फिर यूएसए ने उनके साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन था F-35 को लेके वो खत्म कर दिया। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, स्टेटस को कोई सैंक्शन नहीं, नथिंग। काफी लोगों ने कोशिश किया कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे। यूएसए को भी मालूम है, इंडिया को भी मालूम है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों के नेशनल इंटरेस्ट है। अब जो लेटेस्ट एग्रीमेंट हुआ, बहुत सारे एग्रीमेंट एक्चुअली इंडिया और यूएसए के बीच में हो चुके, लेकिन एक जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट है बेसिकली डिफेंस प्रोडक्शन को लेके और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके। ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में आगे बढ़ते ही रहने वाला है। रीजन बिल्कुल साफ है। एक तो इंडिया को रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करनी है, और यूएसए चाहता है कि ये डिपेंडेंस जल्दी से जल्दी खत्म हो। टाइम लगेगा मगर ये होगी। दूसरी बात, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कगार पे है, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर अच्छा खासा एम्फेसिस है मोदी गवर्नमेंट का। और यहाँ पे भी जो अमेरिका है वो हैंडी एक्चुअली पार्टनर इंडिया के लिए बन सकता है। इंडिया इस बात को जानता है और यूएसए भी इस बात को जानता है। टेक्नोलॉजी वो दें, प्रोडक्शन हम करें और किसी थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि फैक्ट ये है कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री है ये बहुत जबरदस्त डॉलर अर्निंग इंडस्ट्री है। तो रादर देन वी इंपोर्टिंग, वी शुड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हम वो करें जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, और एक्सपोर्ट वो हम करें जो हम यहां से बना सकते हैं, बेच सकते हैं, और धीरे धीरे करके अपनी एक सेल्फ रिलायंस
डेवलप कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। अभी जो 155 mm हॉविटजर के जो सेल्स जा रहे हैं, मतलब बेसिकली यूएसए फाइनेंस कर रहा है, साउथ कोरिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो साउथ कोरिया को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो यूक्रेन के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है। और साउथ कोरिया क्या करता है, बेसिकली क्वालिटी भी है और प्राइस भी ठीक है। सेम सिचुएशन अप्लाइज फॉर इंडिया। यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि कल ऐसा हो सकता है कि यूएसए इंडियन कंपनीज के ऊपर ऑर्डर प्लेस करे और हम सप्लाई करें। मे बी इवन यूक्रेन को भी, यू नेवर नो। वो ठीक है, हमारी रशिया के साथ रिलेशनशिप है, बट अगले 3-4 साल में क्या होने वाला है ये तो आप नहीं कह सकते। कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। अब एक कंट्री को और डिस्कस करना, और ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं टर्की की एक्चुअली इस वीडियो में बात करना चाहता था, मगर टाइम कम हो जाएगा। और टर्की भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को एक्चुअली वो बैरक्टर ड्रोन्स भी दे रहा है, और साथ में एक डिप्लोमेटिकली वो दोनों के बीच में, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में। बट अभी जो बात करना चाह रहा हूं मैं, ईरान की करना चाह रहा हूं। अब ईरान के साथ दो फैक्टर है। एक तो ऑफकोर्स वो ड्रोन्स दे रहा है, और सरप्राइजिंगली जो टेक्नोलॉजी है वो, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ईरान अंडर सैंक्शंस है, जो टेक्नोलॉजी उनके पास आई है, जो माइक्रोचिप्स आई हैं, वो सब वेस्टर्न सोर्सेज से ही आई हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसमें भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में लीकेज बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लीकेज ऑब्वियसली धीरे धीरे करके वो कम कर लेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एक फैक्टर और भी है, और वो फैक्टर है इसराइल का फैक्टर। ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, वो उनको बनाने की तरफ अग्रसर भी है, इतने दिनों से कोशिश भी कर रहा है। 2015 का जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया था, बाद में 2018 में एक्चुअली ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया उस जेसीपीओएसए के। ठीक है, हम एग्री नहीं करते और ईरान के ऊपर सैंक्शंस आने चाहिए, बिकॉज वो जो 2015 का एग्रीमेंट था वो एक्चुअली ईरान के फेवर में था, ऐसा इन सब लोगों का कहना है। और अगर वो एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं, तो वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है चोरी छुपे। अब ये सब काम तो चोरी छुपे ही होना है, कोवर्ट ही होना है। जहां तक इसराइल की बात है, इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो। इसलिए विद यूएसए और विदाउट यूएसए दोनों ही सिचुएशन में इसराइल ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। अब इसमें एक जो अभी जो घुंडी है, वो घुंडी ये हो सकती है कि रशिया के साथ ईरान के जो संबंध हैं वो बहुत धीरे धीरे करके एक मिलिट्री पार्टनरशिप की तरीके से तब्दील हो रहे हैं। और जब ये होंगे तो what expertise Russians can give to them it anybody's guess। अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोका जाए। अब इसमें दो सिचुएशन है, एक ओवर्ट पोजीशन, एक कोवर्ट पोजीशन। ओवर्ट पोजीशन तो ये है कि वो कह रहे हैं कि इजराइल को कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए, और कोवर्ट एक्शन ये है कि यूएसए और इजराइल की जो एयर फोर्सेज हैं वो प्रैक्टिस करती रहती है कि कब उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये जो गेम है एक्चुअली, अगर आप देखो ये गेम कैसे चल रहा है, उधर तो यूक्रेन रशिया का एक गेम चल रहा है, इधर इसराइल और ईरान का चल रहा है, उधर टर्की एक अपनी एक पोजीशन लेने के चक्कर में है, उधर आप यूरोप वाले हैं, उनकी अपनी एक सिचुएशन है। पोलैंड की खास तौर से बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, ज्योग्राफी वाइज भी और सपोर्ट वाइज भी, और सॉलिडली एंटी रशियन इंस्टांस पोलैंड वालों की है, नॉट ओनली गवर्नमेंट, सोसाइटी की भी, लोगों की भी। तो आपको क्या लगता है, ये जो चाइना का लेटेस्ट जो बैलून का जो इंसिडेंट हुआ है, दे वांटेड टू टेस्ट कि ब्रिटेन आफ्टर ऑल करता क्या है, उसमें कितना दम है। ही सच ए ओल्ड प्रोबब्ली वीक प्रेसिडेंट, बट नहीं, ब्रिटेन ने जिस तरीके से ब्रेवेडो दिखाया, उस बैलून को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, साथ में एंटोनी ब्लिंकन की जो चाइनीज ट्रिप थी उसको कैंसिल किया। एंड आफ्टर ऑल वैसे बाय द वे चाइनीज बैलून कर क्या रहा था वहां पे,
एंड इट वाज क्वाइट ए बिग बैलून, इट्स नॉट ए स्मॉल बैलून, और उसमें ऑफ कोर्स दुनिया भर के इक्विपमेंट थे, तो ऑब्वियसली वो सर्वेलियंस कर रहा था, और चाइनीज की पुरानी आदत है, वो इंडियन ओशन में भी ऐसे ही करते हैं। सब जगह वो किसी न किसी तरीके से सर्वेलियंस करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे उनके पास इंफॉर्मेशन हो। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी? टाइम लगेगा इसमें, बट एक चीज आप नोट करके चलिए कि जितने भी कंट्रीज है, चाहे आप जर्मनी को लीजिए, जापान को लीजिए, साउथ कोरिया को लीजिए, इंडिया को लीजिए, चाइना को लीजिए, सब अपनी अपनी जो डिफेंस या आर्मामेंट इंडस्ट्री है इसको अपग्रेड कर रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सबको लग रहा है कि ये लड़ाई जिसके रुकने के चांसेस बिल्कुल निल हैं एज ऑन टुडे, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जिस तरीके से अगर उस रिपोर्ट को सही माने तो केमिकल वेपन्स भी यूज हो रहे हैं, यूक्रेन कर रहा है, दैट इज व्हाट रशिया सीज। थोड़े दिनों बाद हो सकता है यूक्रेन कह के रशिया ने भी यूज किया, या फिर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो उसमें ग्राउंड जो ऑफेंसिव है, रशिया उस पोजीशन में कभी भी नहीं आएगा कि इस लड़ाई को वो जीत सके। और बाई एनी चांस अगर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि तो उस हालत में यूक्रेन के पास वो रेंज भी है कि वो क्रीमिया पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अभी जो उनके पास जो ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम्स आए हैं, 150 किलोमीटर की रेंज है। तो उस हालत में प्रॉब्ली अगर इस तरीके का एम्प्रेसमेंट पुतिन का या रशिया का होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। एस्केलेशन हो सकता है, और एस्केलेशन कई बार गलतफहमी की वजह से भी हो सकता है, बट यहां पे तो साफ पता चल रहा है इंटेंशन दोनों का ही, वेस्टर्न ब्लॉक का, नाटो का या यूक्रेन का, और उस तरफ से अगर आप देखें तो रशिया का, तो इंटेंशन साफ है कि कोई भी लड़ाई को हारने के मूड में नहीं है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो एस्केलेशन किसी न किसी लेवल पे हो जाता है। एज ऑफ नाउ यूएसए हैज रिफ्यूज्ड टू गिव फाइटर एयरक्राफ्ट टू यूक्रेन, लेकिन किसी जमाने में उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको टैंक्स नहीं देंगे, अब वो M1 अब्राहम भी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मिलिट्री ओपिनियन है, ठीक है रशिया एक सुपर पावर है और काफी मिलिट्री वाले ये बात कहेंगे कि रशिया को हराना नामुमकिन है, बट फैक्ट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्नोलॉजी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रशिया प्रोबली एस्केलेट करना चाहेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू, और उस हालत में वर्ल्ड ओपिनियन भी उनके अगेंस्ट में होगा। सूनर और लेटर ईरान फैक्टर विल आल्सो प्ले अप, और ये लड़ाई फिर अपग्रेड होगी। अगर बाई एनी चांस चाइना ने कोई ताइवान के ऊपर एक्शन ले लिया, दो राइट नाउ इट डज नॉट लुक टू बी ए प्रोबेबिलिटी, बट आफ्टर ऑल जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्केलेशन डेफिनेटली होगा, वेदर इट विल कन्वर्ट इनटू थर्ड वर्ल्ड वॉर और नॉट, दैट हैज टू बी सीन, बट इसका धीरे धीरे करके एस्केलेशन जरूर होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एस्केलेटरी लेडर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा था, एंड हिस्ट्री हैज गॉट ए टेंडेंसी टू रिपीट इटसेल्फ। वही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लगती है। इंडिया स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, strategic independence, and this government is quite capable. This foreign minister S. Jaishankar is quite capable of handling that part. We are lucky that way. Let us watch how it proceeds, but escalation definitely धीरे धीरे करके हो रहा है. I hope you like this narration. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.